साथियों, इतिहास गवाह है कि पितृसत्तात्मक सोच और मनुवादी व्यवस्था ने महिलाओं का सामाजिक, शारीरिक और मानसिक शोषण किया है और उन्हें हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। उन्हें सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा गया और उन्हें हमेशा तिरस्कृत रखा गया। आज भारतीय संविधान की छाया में महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ रही हैं और लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रही हैं। आज हम आपको भारत की 5 सबसे प्रभावशाली महिलाओं के बारे में बताएंगे जो बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चल रही हैं और उच्च संवैधानिक पदों को सुशोभित कर रही हैं। नंबर 1 पर आती है द्रौपदी मुर्मू। आजाद भारत के 75 साल के इतिहास में पिछले 1.5 दशक को महिलाओं के लिए खास तौर से विशिष्ट माना जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली महिलाएं इस दौरान देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रहीं और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने के बाद अब द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की लोकतांत्रिक परंपरा की एक सुंदर मिसाल है। क्या कभी किसी ने सोचा था एक बेहद साधारण स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने वाली द्रौपदी मुर्मू एक दिन असाधारण उपलब्धि हासिल करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होंगी और देश ही नहीं, दुनिया की बेहतरीन इमारतों में शुमार किया जाने वाला राष्ट्रपति भवन उनका सरकारी आवास होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वह देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ ज्यादा आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। द्रौपदी मुर्मू आजाद भारत की पहली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। वहीं भारत की पूर्व राष्ट्रपति रहीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व में ओडिशा राज्य सरकार में मंत्री और झारखंड राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर की। भले ही आज द्रौपदी मुर्मू भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सफलतापूर्वक सामना किया। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। द्रौपदी मुर्मू के पिता और दादा दोनों ही गांव के प्रधान रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने जिले में ही पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामा देवी महिला महाविद्यालय से कला में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड रिसर्च में एक शिक्षिका के रूप में कार्य भी किया था। द्रौपदी मुर्मू ने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया, जो एक बैंक में अधिकारी थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही उनके दोनों बेटों और पति का निधन हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने पति और 2 बेटों का निधन हो जाने के बाद अपने घर को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया, जहां आज भी स्कूल संचालित किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप कार्य किया था। इसके बाद उन्होंने स्कूल में अध्यापन का कार्य किया और धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। वर्ष 2000 से 2002 तक ओडिशा राज्य में भाजपा और बीजू जनता दल की गठबंधन सरकार में द्रौपदी मुर्मू को वाणिज्य और परिवहन स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री के तौर पर भी कार्य किया। फिर उन्होंने भाजपा की टिकट पर ओडिशा राज्य की रायगंज विधानसभा सीट से एमएलए का चुनाव जीता। वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, जहां वह 2021 तक इस पद पर रही। आपको बता दें कि वह झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। वर्ष 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की प्रत्याशी के रूप में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को भारी वोटों से हराकर अपनी जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। नंबर 2 पर आती हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मायावती एक भारतीय राजनेता हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे कम उम्र और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। उनका जन्म एक हिंदू दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर डाकघर में एक कर्मचारी थे। मायावती ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में लगभग 1 साल तक शिक्षक के रूप में टीचिंग की। जब पहली बार कांशीराम उनसे मिले थे, तब वह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी। कांशीराम ने उनसे कहा था, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा राजनेता बना सकता हूं कि आपके आदेश के अनुसार आईएएस ऑफिसरों की एक लंबी कतार लग जाएगी। मान्यवर कांशीराम ने उन्हें
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो वह राज्य की सबसे कम उम्र और भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मायावती अक्सर सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में दलितों को आरक्षण दिलाने के लिए आवाज उठाती रहती हैं। मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में पोलियो उन्मूलन में उनकी पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें एक स्वनिर्मित राजनीतिज्ञ महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए अविवाहित जीवन चुना ताकि कोई उन पर भाई भतीजावाद का आरोप न लगा सके। उनके समर्थक उनका जन्मदिन एक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मायावती को न्यूज़वीक की शीर्ष महिला उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची में शामिल किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपने झुकाव के बारे में खुलासा किया। फोर्ब्स मीडिया ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया। बहुजन समाज के लिए किया गया बहन मायावती जी का संघर्ष अतुल्य है, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। नंबर 3 पर आती है मीरा कुमार। अगर आपने कभी टीवी पर लोकसभा संसद की कार्यवाही देखी है तो आप कुर्सी पर बैठा एक स्पीकर भी देखा होगा। भारत में जब संसद बनी, उसकी कार्यवाही को मैनेज करने के लिए संसद का स्पीकर नियुक्त किए गए। लंबे समय तक इस पद पर कोई भी महिला नहीं थी। आखिरकार साल 2009 में देश को उसकी पहली महिला लोकसभा स्पीकर मिली, जिनका नाम है मीरा कुमार। बता दें कि मीरा कुमार कांग्रेस की दिग्गज पॉलिटिशियंस में से एक हैं। उनके पिता स्वर्गीय जगजीवन राम भी हमेशा से राजनीति में थे। ऐसे में आप यह कह सकते हैं कि मीरा को राजनीति विरासत में मिली। रगों में राजनीति होने के भारतीय विदेश सेवा की नौकरी छोड़कर मीरा ने राजनीति में आने का फैसला लिया। बिहार के सासाराम में बाबू जगजीवन राम और इंद्राणी देवी के घर नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा बिहार के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। वहीं MA और LLB की शिक्षा मीरा ने इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज से पूरी की। मीरा कुमार होनहार छात्रों में से एक थीं। शिक्षा पूरी करने के बाद साल उन्हें IFS की नौकरी मिली। कई सालों तक मीरा ने स्पेन, ब्रिटेन और मॉरिशस के उच्चायुक्त के रूप में काम किया। कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और राजनीति में कदम रखा। मीरा बिहार की कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के बड़े बेटे मंजुल कुमार के साथ शादी के बंधन में बंधी, जिनसे उन्हें एक बेटा और 2 बेटियां हुई। मीरा कुमार ने अपना राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। साल 1985 में मीरा को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पहली बार चुनावी टिकट मिला, जहां उन्होंने मायावती और रामविलास पासवान को हराकर राजनीतिक करियर अपनी दमदार शुरुआत की। हालांकि के अगले चुनाव में वो बिजनौर से हारी भी। 12वें लोकसभा चुनाव में मीरा दिल्ली के करोल बाग से संसदीय चुनाव में खड़ी हुई। इसी के साथ वो संसद तक पहुंच गई। समय के साथ मीरा कुमार राजनीति में और भी उभर कर सामने आई। उन्हें कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। साल 2004 में मीरा ने बिहार के सासाराम से चुनाव जीतकर केंद्र मंत्री का पद भी संभाला, जहां कांग्रेस कार्यकाल में उन्हें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया। इसके बाद 2 बार चुनाव जीतकर उन्होंने केंद्र संसाधन मंत्रालय का कार्य संभाला। इससे पहले भारत में किसी महिला संसद में लोकसभा स्पीकर के पद नहीं संभाला था। ऐसे यह गर्व की बात है कि मीरा कुमार देश की पहली महिला स्पीकर बनकर सामने आई। चौथे नंबर पर आती है कुमारी शैलजा। पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा का जन्म चंडीगढ़ के दलित नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी दलबीर सिंह के घर 24 सितंबर 1962 को हुआ। माता का नाम कलावती था। एक स्त्री होने के बावजूद उन्होंने अपनी मां को मुखाग्नि दी थी। अविवाहित कुमारी शैलजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध हैं। कुमारी शैलजा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थीं। प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के जीसस एंड मैरी पब्लिक स्कूल में हुई। स्नातकोत्तर तथा MPhil चंडीगढ़ से पंजाब विश्वविद्यालय से किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे पहली बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा सीट से जीती और नरसिंह राव सरकार में शिक्षा और संस्कृति राज्य मंत्री बनी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और संस्कृति विभाग की केंद्रीय उप मंत्री रहीं। वे 11वीं लोकसभा में दूसरी बार सिरसा सीट से जीत हासिल की तथा कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारी समिति की सदस्य बनी। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व प्रवक्ता पद का दायित्व संभाला। तीसरी बार लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा ने हरियाणा की अंबाला सीट का प्रतिनिधित्व किया तथा डॉ. मनमोहन सिंह सरकार में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी। वे राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम के संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित हुई। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की 21वीं शासी परिषद की
अध्यक्ष चुनी गई। 2009 में चौथी बार 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। वे शहरी गरीबी उन्मूलन और पर्यटन विभाग की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहीं और आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संस्कृति मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद का दायित्व संभाला। वे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप कार्य कर रही थीं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस संगठन में कार्य करने की इच्छा जाहिर की। समकालीन आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों, विकासशील देशों के समावेशी विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर तथा शहरी गरीबों के आवास व अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य करने की विशेष रुचि है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और आवास से संबंधित मुद्दों पर पढ़ना, अछूते स्थलों की यात्रा करना तथा संगीत की सभी शैलियों का लुत्फ लेना इनके समय व्यतीत करने और तनाव कम करने का जरिया है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण तथा सुविधाहीन व हाशिए के लोगों के साथ वंचित समूहों के उत्थान के लिए भी काम किया। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए बहुजनों से जुड़ी नई जानकारी शेयर कर सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।